हेलो एवरीवन, मैं कपिल कैरोल आप सभी का किंग्स एकेडमी में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्यूशन जो चैप्टर हमारा चल रहा है सॉल्यूशन, उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट हमने कल स्टडी किया था सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि किस तरह का सॉल्यूशन होता है। कुछ टर्म्स हमने स्टडी करी थी, जैसे कि होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, हीट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने एग्जाम्पल से भी समझा था। ठीक है, आज इसी चैप्टर में हमने जो जिस टाइप के हमको सॉल्यूशन पढ़ने हैं वो सॉल्यूशन मैं आपको कल बताया गया था। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हमें जो है जनरली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था कल। बाइनरी का मतलब होता है दो कंपोनेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। दो कंपोनेंट से मिलके कोई सॉल्यूशन बना है तो वो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दो चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, सॉल्यूट जो होता है इस लेज़र क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, मतलब पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था। सॉल्यूट लेज़र क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो सॉल्यूट जो होता है वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है ना, लेकिन सॉल्वेंट क्या है, फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब आज हम इस सॉल्यूशन के अंदर जो बाइनरी सॉल्यूशन जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हमें इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप के सॉल्यूशन एक्चुअली में हो सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन लिक्विड ही हो, सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन गैस भी हो सकता है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन, किस टाइप का एग्जाम्पल उसमें हम देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो इस टाइप का सॉल्यूशन कोई होता है या नहीं होता। जनरली क्या है कि अब जैसे एग्जांपल का नाम ले दिया तो मैं आपको एग्जांपल जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूट, यहाँ हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, और जैसा कि हम बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जो टर्म आएगी वो आएगी टाइप आ जाएगी उसकी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि एग्जाम्पल भी हम इसका यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं उन वेरियस टाइप्स के सॉल्यूशंस के, वो भी आज हम यहाँ देखने वाले हैं। तो जनरली अगर अपन बात करें कि अगर मान लीजिए जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है, ठीक है, सॉल्यूट भी सॉलिड है, तो हमें पता है कि उस प्रकार के जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसका भी जो टाइप बनेगा वो भी कैसा बनेगा, सॉलिड ही बनेगा। ठीक है, सॉल्यूट भी हमने क्या लिया है, सॉलिड, सॉल्वेंट भी हमने क्या लिया है, सॉलिड, और जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसका टाइप भी क्या रहेगा, सॉलिड। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कलर स्टोन्स होते हैं, कलर स्टोन्स, कलर स्टोन्स देखिए आपने देखा होगा, लोग बाग रत्न पहनते हैं, रत्न, नीलम, ग्रीन पन्ना या कलरफुल मार्बल्स जो होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, जैसे या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो कंचे होते हैं ना, कंचे, अंटियाँ जो बोलते हैं बच्चे, छोटे बच्चे खेलते हैं, वो भी एक टाइप के जनरली होता है ग्लास, पर वो स्टोन की कैटेगरी में आता है। हमें लगता है वो ग्लास है बट इट इज़ नॉट ग्लास, इट इज़ अ कलर स्टोन। क्लियर? ठीक है, तो पहला टाइप क्या हो गया कि अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है, और बनने वाले सॉल्यूशन का टाइप भी कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। उसका एग्जांपल क्या बताया हमने, कलर स्टोन्स वगैरह हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं अपन ग्रीन पन्ना हो गया, ठीक है, ग्रीन पन्ना एक स्टोन है। ठीक, उसके अलावा हम बोल सकते हैं कलर मार्बल्स, है ना, जो मार्बल होता है ना वो कलरफुल मार्बल भी प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर मतलब कलरफुल मार्बल होता है उसके अंदर जो है ना सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है वो दोनों ही सॉलिड में ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अगला जो टाइप हो सकता है हमारा, जैसे कि अगर आप देखें कि जो सॉल्यूट है वो अगर लिक्विड हो, ठीक है, और सॉल्वेंट हमारा अगेन क्या हो, सॉलिड ही हो, ठीक, तो उसका जो टाइप बनेगा वो टाइप भी कैसा बनेगा, सॉलिड ही बनेगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में बताया था, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि हमेशा डिसाइड कौन करता है कि सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। इस बात का ध्यान रखना। और इस तरह का जो बनता है सॉल्यूशन, जनरली उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमलगम। ठीक है, अब अमलगम के लिए अपन एग्जांपल क्या ले सकते हैं, अमलगम अगर अपन बना रहा है तो आप लोगों को पता होगा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है, ठीक है, अगर आप मर्क्यूरी लेते हैं, है ना, और मर्क्यूरी को किसी भी मेटल के साथ, विथ एनी मेटल, क्या लिख सकते हैं हम, मर्क्यूरी विथ एनी मेटल, किसी भी मेटल के साथ अगर आप मर्क्यूरी का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो सॉल्यूशन इस प्रकार के टाइप में, अमलगम के टाइप में यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जो होता है वो क्या, जनरली इसको सॉलिड का जो टाइप है वो अमलगम कहलाता है। और एग्जाम्पल में हम क्या बताएंगे कि मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को आप किसी भी मेटल के साथ आप डाल दो, जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो एक अमलगम टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर सॉल्यूट का टाइप अगर गैस होता है और वहीं पर जो हमारा सॉल्वेंट है वो अगेन कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। कैसा रहेगा, सॉलिड, ठीक है। तो इसका जो टाइप है सॉल्यूशन का वो भी कैसा रहेगा, सॉलिड ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, देखो एक टर्म होती है एडजॉर्ब, एक टर्म होती है एब्जॉर्ब। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्पंज है, स्पंज को किसी पानी जहाँ पे कहीं गिरा होगा, उस स्पंज को अगर आप पानी पे कहीं पे रखते हैं तो वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पानी के कण क्या होते हैं वो अंदर चले जाते हैं उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्ब होना। लेकिन जो मैं टर्म यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ एडजॉर्ब, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, एडजॉर्ब। अब एडजॉर्ब का मतलब होता है कि सरफेस के ऊपर चिपक जाना या जम जाना सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं अपन, H2 गैस, जो हाइड्रोजन गैस है, जनरली वो एडजॉर्ब हो जाती है, कहाँ पे एडजॉर्ब हो जाती है, प्लेटिनम मेटल के ऊपर, प्लेटिनम मेटल है ना, प्लेटिनम मेटल की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। तो उस प्रकार का वो भी एक टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है वो, सॉलिड। तो आपने अभी अपन ने ये जो कैटेगरी देखी जिसमें हम सॉल्वेंट कैसा ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं। कैसा ले रहे हैं, सॉलिड, ठीक है। अगले टाइप पे अपन आगे बढ़ेंगे तो वहां पे सॉल्वेंट क्या कर देंगे हम लोग, चेंज कर देते हैं। जैसे कि अभी मैंने सॉल्वेंट सारे सॉलिड लिए, सॉल्यूट मैंने चेंज किए, सॉल्यूट सॉलिड भी लेके देखा, लिक्विड भी लेके देखा और गैस भी लेके देखा, ठीक है। और सॉल्वेंट हमने तीनों ही केसेस में क्या लिया है, सॉलिड ही लिया है। जो सॉल्वेंट लिया है वो कैसा लिया है हमने, सॉलिड, ठीक है। अब अगला टाइप जो है, पहले आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको रब करेंगे, ठीक है। अब आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है अपना वो हम चेंज करेंगे, तो उसके साथ साथ उसका टाइप भी जो है वो चेंज होता जाएगा, है ना, और उसका एग्जाम्पल भी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे आप देखिए सॉल्वेंट, जैसे यहाँ पर हमने सॉल्यूट सॉलिड लिया है तो हम यहाँ पे सॉल्वेंट को अब क्या ले लेते हैं, हम लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो लिक्विड हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो लिक्विड हो जाएगा। मतलब सॉल्वेंट हमको कैसा लेना है, लिक्विड। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि बनने वाले सॉल्यूशन का टाइप भी कैसा बनेगा, वो लिक्विड ही बनेगा, ये भी लिक्विड बनेगा और ये भी क्या बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। अब जैसे देखिए अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, मतलब अगर सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन अपना क्या बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, पानी के अंदर आप मिला दीजिए सॉल्ट को, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, क्योंकि हमें पता है सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, सॉलिड नेचर का होता है सॉल्ट, ठीक है। और वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। अब सॉल्ट को वाटर में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में ही चेंज हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो गया है सॉलिड लिक्विड का जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसी का, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर मैं सॉल्यूट भी लिक्विड लेता हूँ और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट भी मैं लिक्विड लेता हूँ। सॉल्यूट मतलब घुलने वाला, सॉल्वेंट मतलब घोलने वाला, मतलब ये सॉल्यूट इसके अंदर घुलेगा। तो लिक्विड और लिक्विड अगर अपन लेते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन का टाइप भी कैसा बनेगा, लिक्विड ही बनेगा, ठीक है। और एग्जांपल हम लिख सकते हैं एल्कोहल इन वाटर, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो होते हैं वो जनरली अल्कोहल को ड्रिंक करते हैं तो वो पानी में आसानी से मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन है आसानी से मिक्सअप हो रहा है अल्कोहल इन वाटर, तो उसके लिए अपन क्यों, कैसे मिल जाता है अल्कोहल वाटर के अंदर,
है ना। इसमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला काम आता है, बहुत अच्छा फिनोमेना इसके पीछे होता है। जनरली क्या होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए जब भी शराब को पानी में मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे से बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सॉल्यूट लिक्विड लिया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड है, तो बनने वाला सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर सॉल्यूट हमारा गैस है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो बनने वाला सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, उसका टाइप कैसा रहेगा, वो लिक्विड टाइप का ही रहेगा। अब कैसे, अब आप देखिए मछलियां पानी में कैसे जीवित रहती है, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है ना। तो मछलियां पानी में जीवित होती है ना, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा O2 इन वाटर, पानी के अंदर ऑक्सीजन का घुलना, ये एक टाइप हो गया अपना सॉल्यूशन का। ठीक है। यहाँ पे अभी हमने जो डिस्कस किया वो क्या किया कि यहाँ पे सॉल्वेंट का टाइप कैसा है, पूरा लिक्विड है। इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था उसमें सॉल्वेंट का टाइप सॉलिड ही था, लेकिन ये हमेशा सेम चले, एक बार सॉलिड लिया, एक बार लिक्विड लिया और एक बार गैस लिया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट जो है अब हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, लिक्विड की जगह पे क्या लाएंगे, गैस लाएंगे। तो टोटल अभी हमने 6 प्रकार के, तो हमने अभी टाइप्स पढ़ लिए हैं सॉल्यूशन के। अब यहाँ पर इस जगह पर और यहाँ पर हम जो है नया टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे, नए टाइप के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सॉल्वेंट भी क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगा, यहाँ पर भी सॉल्वेंट गैस हो जाएगा और यहाँ पर भी सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया है, एक बार फिर बता देता हूँ कि हमेशा सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा कि जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो किस टाइप का होगा। तो हमें पता है जब सॉल्वेंट गैस है तो बनने वाले सॉल्यूशन का टाइप भी कैसा होगा, वो गैसियस ही होगा। मतलब वो गैसियस या गैस के गैसीय अवस्था में यहाँ पर उपस्थित होगा। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। अगर मैं किसी सॉलिड को गैस में मिलाता हूँ, किसी सॉलिड को गैस में मिलाता हूँ तो बनने वाला सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कैम्फर, कपूर। कपूर को आप जो है नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स कर दीजिए। ठीक है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसका नेचर भी कैसा होगा, ये गैस ही बन जाएगा। मतलब सॉलिड को अगर मैं गैस में मिलाऊंगा तो यहाँ पे कैम्फर सॉलिड होता है और ये वोलेटाइल नेचर का भी होता है कैम्फर, है ना। वोलेटाइल नेचर का भी बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टली ये क्या होता है कि सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। कपूर को आप कभी भी जलाएंगे तो कभी भी लिक्विड में चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड गैस से बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो गैसियस टाइप का होगा और उसका एग्जांपल क्या है, कैम्फर इन नाइट्रोजन। ठीक। वहीं पे अगर मैं किसी लिक्विड को गैसियस सॉल्वेंट के साथ मिलाऊं, मतलब सॉल्यूट हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारा गैसियस है, तो बनने वाला सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, गैसियस ही बनेगा, वो गैस टाइप का ही बनेगा। ठीक है। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जनरली आप देखो लिक्विड फॉर्म में अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म को आप जो है जनरली अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन के साथ आप मिक्स कर दो, क्लोरोफॉर्म इन O2, ऑक्सीजन गैस के साथ आप मिक्स कर दीजिए। क्लोरोफॉर्म का नेचर भी वोलेटाइल है, अगर मान लो लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसका ढक्कन खोलोगे थोड़ी देर खुला छोड़ दोगे तो वो वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो अगर डायरेक्टली कोई ऐसा लिक्विड जो ओपन प्लेस पे वेपराइज हो जाता है उसे हम बोलते हैं वोलेटाइल, जो हवा में उड़ जाए। ठीक है। और नॉन वोलेटाइल क्या चीज होती है, जो इस तरह से मतलब इसका जो अपोजिट हो जाए, वो हवा में ना उड़े, वो जैसा है वैसा ही एज इट इज रहे। तो लिक्विड गैस टाइप कंपोनेंट से मिलने वाला जो सॉल्यूशन है वो गैसियस है और उसका एग्जांपल है आपके सामने क्लोरोफॉर्म इन ऑक्सीजन। ठीक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी सॉल्यूट भी गैसियस ही है और जो सॉल्वेंट है वो भी गैसियस ही है, तो बनने वाला जो सॉल्यूशन का टाइप है वो भी गैसियस ही बनेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है, तो हम ये बोल सकते हैं नाइट्रोजन इन O2, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन मिक्स होकर जनरली आती है। ठीक है। बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, तो गैसें एक दूसरे में आसानी से मिल जाती है, हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इस बिहाफ पे हमने क्या देखा, अलग अलग सॉल्वेंट के स्टेट के अकॉर्डिंगली हमने 9 टाइप के सॉल्यूशंस हमने यहाँ पर देख लिए और उनका एग्जांपल भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या देखना आप लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब
आपको यहां पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में लिख के। अब हम जो अगली टर्म स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स जो है अलग अलग टाइप की हो सकती है, जिसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम वन बाय वन जो है एक एक कंसंट्रेशन टर्म को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हमारा जो अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो कंसंट्रेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस का कितना मास, या हम बोल सकते हैं क्वांटिटी, आप क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? गिवन वॉल्यूम में। मेरी बात समझ में आई आपको? कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी भी सब्सटेंस का कितना मास या उसकी कितनी क्वांटिटी आप डिसॉल्व कर रहे हैं दिए गए वॉल्यूम के अंदर, वही क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई? इसीलिए कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है किसका? कंसंट्रेशन का। ठीक है, अब मास अपॉन वॉल्यूम है तो यहां पे क्या आएगा भाई? कोई भी सब्सटेंस अगर अपन लेते हैं तो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और यहां पे वॉल्यूम क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन के टर्म में हमने कंसंट्रेशन का फॉर्मूला भी यहाँ पे डिस्कस किया है, और ये जो फॉर्मूला है आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाने वाले हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला कैसे बना है, तो हमने ये देखा कि कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस के कितनी क्वांटिटी आप डिसॉल्व कर रहे हैं दिए गए वॉल्यूम के अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग टाइप की टर्म्स कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहली टर्म की बात करें तो अपन बात कर लेते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, ये सबसे पहली कंसंट्रेशन की टर्म है। कंसंट्रेशन के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात किसकी करने वाले हैं हम? कंसंट्रेशन टर्म्स की। पहली टर्म कौन सी हो जाएगी? मास परसेंटेज। ठीक है, अब आप जनरली देखते हो जितना भी वजन होता है ना, वो हम किस में जनरली काय पे उसे डिनोट किया जाता है? या तो आप ग्राम में या फिर किलोग्राम में हम मेजरमेंट लगा करते हैं, या फिर हम मिलीग्राम में मेजरमेंट करते हैं। किसका? मास का। बात समझ में आ गई? ठीक, तो मास परसेंट जो है वो सॉल्यूट का भी निकाला जा सकता है और सॉल्वेंट का भी निकाला जाता है, क्योंकि हमारे पास हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है हमारा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? हमारा सॉल्वेंट। तो दोनों का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मास परसेंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जनरली मास परसेंटेज के लिए जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो हमें काय का मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 100 का। सिमिलरली अगर मुझे ये किसके लिए निकाल रहे हैं? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं अपन? सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे यही मास परसेंटेज सॉल्वेंट के लिए निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? यहां आ जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज अपन सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं और मास परसेंटेज अपन सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है,
अब ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला वहाँ पे उतर रहा है या नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सॉल्यूशन जिससे मिलके बनता, देखो अगर मास का परसेंटेज अपन ने निकाल लिया है किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट का निकालना बहुत आसान हो जाता है। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और अलग टाइप का फॉर्मूला भी अपन यूज करेंगे, वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसमें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है, अ सॉल्यूशन, क्वेश्चन ये हमारा, अ सॉल्यूशन is prepared by 10 gram of 10 gram of NaCl. NaCl means sodium chloride in 90 gram of water, then find the mass percentage of solute and solvent। ठीक है, एक सॉल्यूशन है उसको प्रिपेयर किया गया है 10 ग्राम NaCl के साथ, और उसे कितने ग्राम वाटर में घोला गया है, 90 ग्राम वाटर में। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन है मास परसेंटेज निकालना है आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन हमने यहाँ पे 90 ग्राम वाटर लिखा है। तो अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स अभी आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर को यहाँ पे हमने ग्राम्स में क्यों लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है मास परसेंट किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, और सॉल्यूट का पता कैसे चलता है, जो लेजर क्वांटिटी में होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा है लेजर क्वांटिटी में कौन है, सोडियम क्लोराइड है। कितना है, 10 ग्राम, 10 ग्राम। ठीक है, तो जो सॉल्यूट है उसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 10 ग्राम। अच्छा, यहां पर तो हमने क्या लिखा है, जो फॉर्मूला क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम ये लिखते हैं। तो सबसे हमें टोटल वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन का, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट से, ठीक है, और सॉल्वेंट से। ठीक, अब जब हमें पता है कि 10 ग्राम हमारे पास NaCl है और 90 ग्राम हमारे पास वाटर है, तो हमें पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितने ग्राम बन रहा है, 100 ग्राम बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आ गया है, कितना है वो, 100 ग्राम है। तो उस वैल्यू को कहाँ लिखेंगे हम, नीचे 100 ग्राम लिख लिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई किसका करते हैं यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए, 100 का। क्लियर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 100 से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्यूट का मास परसेंटेज कितना आ गया यहाँ पर, 10%। मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि इस सॉल्यूशन में NaCl का परसेंटेज कितना आ गया, 10। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, अभी हमने सॉल्यूट का यहाँ पे निकाल लिया है, अब हम किसका निकालेंगे यहाँ पर, सॉल्वेंट का। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं हम कि हमारा जो कोई भी सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो वो 100% ही बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि 90% बन जाएगा, 100% ही बनेगा। यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूट है उसका परसेंटेज कितना दिया, कितना आया हमारे पास, 10। तो जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट को हम क्या मान लें यहाँ पर, x मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा x है ये 10 इधर जाएगा, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 90%। तो जो x है, x मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है उसका परसेंटेज कितना आ गया, या उसका मास परसेंटेज कितना आ गया, 90%। बात समझ में आई आपको, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ये थी हमारी पहली कंसंट्रेशन टर्म। जो आप लोगों को समझ में आई होगी। सेकंड, इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। पहली कंसंट्रेशन टर्म मैं आपको बता चुका हूँ, मास परसेंटेज। अगले टॉपिक में जो हमें स्टडी करना है वो हम स्टडी करने वाले हैं सेकेंड वाली टर्म है जिसका नाम होगा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियरली समझ में आया होगा। और कुछ भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट अगर आपके सामने आता है इस टॉपिक को लेकर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।